आपकी 5 साल की लायबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो सकती है? अगर आपको भी इन सारे क्वेश्चंस के जवाब जानने हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है। नमस्ते एंड वेलकम टू लैब्रियो कंप्लायंस हब पॉडकास्ट, जिसका नाम है कंप्लायंस की बात। और मैं गायत्री चौहान, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ लैब्रियो कंप्लायंस हब प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर एचआर, पेरोल और लेबर लॉ के बारे में जानकारी लेंगे काफ़ी ईजी वे में, ताकि आपको वो समझने में और अप्लाई करने में आसानी हो। आज का हमारा सब्जेक्ट है वेरियस स्कीम्स अंडर ईएसआईसी एंड पीएफ। सिर्फ लॉ जानना काफ़ी नहीं है। ईएसआईसी और पीएफ काफ़ी सारे स्कीम्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, बट उसकी जानकारी लेके वो हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे इन वेरियस स्कीम्स पे हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ है मिस्टर जय शाह, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर है लैब्रियो कंप्लायंस हब प्राइवेट लिमिटेड के। इनको आप कंप्लायंस का प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने वाला एक्सपर्ट भी बुला सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लॉ सिखाते नहीं हैं बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। हेलो जय। हेलो। आपको तो पता है कि पीएफ और ईएसआईसी काफ़ी सारे स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं, बट हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि बहुत बार एम्प्लॉयर्स को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, या तो फिर उसका बेनिफिट कैसे लेना है ये पता नहीं होता। आज हम ईएसआईसी की जो एक स्कीम है इंट्रोड्यूस की है, स्प्री स्कीम, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। आप हमें बताएंगे कि एक्चुअली ये स्प्री स्कीम है क्या? हाँ, गायत्री, स्प्री आप बोल रहे हो, स्प्री, पर मैं इसको स्प्री नहीं बोलूँगा, फ्री बोलूँगा। फ्री फ्रॉम ऑल द लाइबिलिटीज़। आपकी पुरानी जितनी भी लाइबिलिटीज़ बन रही है जो भी एम्प्लॉयर की, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगी अगर आपने ये स्कीम का बेनिफिट लिया। तो ईएसआईसी ने ये जो स्प्री करके जो स्कीम निकाली है उसमें बोला गया है, उसमें 2 पार्ट में उन लोग ने डिवाइड किया गया था कि एक जो रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं किया है उसके लिए, और एक जिसने रजिस्ट्रेशन किया है मगर कुछ एम्प्लॉय को उन्होंने है ना रजिस्टर एनरोल नहीं किया है, उन दोनों के लिए ये स्कीम निकाली है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये फ्री फ्रॉम योर ओल्ड लाइबिलिटीज। आपकी पुरानी अगर कुछ भी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो आप आज से इसको रजिस्ट्रेशन करो तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बैकडेटेड लाइबिलिटी आप पे नहीं आएगी। इस स्कीम का ड्यूरेशन क्या है? हाँ, ये स्कीम है ना जो स्टार्ट हुआ था ना, ये स्टार्ट हुआ था दैट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक थी। बट वापस ये और 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है, दैट इज़ फ्रॉम 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। और इस स्कीम का बेनिफिट कौन ले सकता है? हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये स्कीम है ना 2 पार्ट में मैं बताऊंगा कि इसको डिवाइड करना चाहिए। एक जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्या है कि ये एक्ट बहुत क्लियर है, 10 और मोर पर्सन लिखा गया है। 10 और मोर पर्सन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, दैट इज इनडायरेक्ट ऑल्सो। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर, कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज क्या करती है कि 2-3 एम्प्लॉयज खुद के पेरोल पे रखती है और बाकी सब कॉन्ट्रैक्टर पे। आप अगर नया भी जो वेज कोड आया है, सोशल सिक्योरिटी कोड आया है, उसमें एम्प्लॉय का डेफिनेशंस भी अगर आप स्टडी करोगे, जो हमारे लास्ट पॉडकास्ट में भी था, तो बहुत क्लियर दिया गया है कि भाई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी आपका क्या हो गया, जो कॉन्ट्रैक्टर पेरोल पे है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर 10 और मोर देन 10 पर्सन अगर वर्क कर रहे हैं तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये एपिसोड देख रहे हैं तो 10 एम्प्लॉय है तो आपको एक्ट एप्लीकेबल हो गया, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो वो बैकडेटेड जा सकती है। पर ये ही एक स्कीम है जिसमें है ना क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई भी है ना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाएगा, यानी बैकडेटेड नहीं कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। तो जहाँ जो कंपनी में 10 या 10 से ज़्यादा है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकंड है कि जो कंपनी में एनरोल एम्प्लॉय होने चाहिए थे मगर एनरोल नहीं किए, कि भाई पता चला जैसे कि 2020 में भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जहां पर कन्वेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेजेस, ठीक है। तो कन्वेंस माइनस करके अगर कोई एलिजिबल एम्प्लॉयज हो रहे हैं और वो आज भी काम कर रहे हैं, आप उसको आज से उसको रजिस्ट्रेशन करो, तो बैकडेटेड उसका कभी भी फ्यूचर में लाइबिलिटी आए तो आप बता सकते हो कि ये एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन हमने ये पीरियड में किया हुआ है तो इसकी लाइबिलिटी नहीं आ सकती। तो 2 पार्ट में
में दिया गया है, एक जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है वो, और दूसरा जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है मगर कुछ एम्प्लॉय एनरोल होने चाहिए थे पर वो नहीं किए, तो उनको भी ये एनरोल कर सकते हैं। थर्ड, अभी आपको सब पता है कि भाई वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड सब आ गए, उसमें भी वेजेस का डेफिनेशन जो है वो चेंज हुआ है, तो बहुत से एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय विल ऑल्सो कम अंडर द ESIC ब्रैकेट, तो उनको भी आप कर सकते हो। तो पर टाइम बहुत कम है हमारे पास, टाइम जो है वो लेस देन 25 डेज का ही टाइम बचा है अब हम लोग के पास, तो उसी टाइम पीरियड में आपको ये रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। आपने कहा कि जिनका एनरोलमेंट पहले नहीं हुआ है, पर ये एनरोलमेंट करना रह कैसे जाता है, या तो फिर ये छूट कैसे जाते हैं? हाँ, कभी कभी क्या होता है, थोड़ा अवेयरनेस का प्रॉब्लम रहता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 2020 में कि भाई कन्वेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वेजेस, तो लोगों ने क्या किया था कि फॉर एग्जांपल कि आपकी सैलरी अगर 22,000 है और उसमें से अगर आप माइनस करोगे कन्वेंस 2,000 रुपीज़, फॉर एग्जाम्पल के 22,000 है, 2,000 रुपीज़ आपने 20 का, तो वो एनरोल हो सकते थे, पर आपने नहीं किए, तो ये प्री स्कीम में आप उसको एनरोल कर लो। अभी जो वेजेस का भी डेफिनेशन चेंज हो गया है, तो उसमें भी बहुत से एम्प्लॉय है जो एलिजिबल होंगे, तो उसको भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये स्कीम का बेनिफिट के बैक डेटेड नहीं, आपने आज से किया है, आज से आपको ये कंप्लायंसेस कंटिन्यू करना है, बैक डेटेड आपको कोई भी लाइबिलिटीज नहीं आएगी। अभी हम उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं जिनको मौका दिया गया है रजिस्ट्रेशन कीजिए, लेकिन फिर भी सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? हाँ, देखिए 31 जनवरी 2026 है ना, वो लास्ट डेट है इसका रजिस्ट्रेशन का। अगर तब तक किसी ने, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप बोल रहे हो कि अगर उन्होंने किया ही नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर क्या होगा कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने है ना डेटा गैदर किया है, जैसे प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट है, ESIC ने ऑलरेडी उन लोग के पास से डेटा लिया हुआ है। तो प्रोफेशनल टैक्स आप 200 रुपये पे कर रहे हो और 10 एम्प्लॉय दिखा ही रहे हो, ठीक है, तो आप पे डायरेक्टली वो फिर इंक्वायरी बैठ जाएगी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो लोग ने इवन द इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है जो कमर्शियल मीटर्स ने देती है, वहाँ से भी उन्होंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, तो आपके पास वो डायरेक्टली सर्वे के लिए आएंगे। और जब सर्वे के लिए आएंगे आफ्टर 31 जनवरी 2026 के बाद, फिर ये स्कीम तो है ही नहीं, तो आपको एज पर द वेज कोड भी 5 इयर्स बैक वो जा सकते हैं। यानी आज हम लोग 2026 में हैं, तो 5 साल पीछे, यानी वो लोग 2021 ऑनवर्ड से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा यार मेरे तो सभी एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो 21,000 के ऊपर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आ जाए। नहीं, आपकी जब बैलेंस शीट वो लोग वेरीफाई करेंगे, जो SSO बोलते हैं, जो अभी नए वेज कोड में फैसिलिटेटर्स हो गए, तो क्या होगा कि आपकी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट देखा जाएगा, सेकेंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस देखा जाएगा, मैन पावर कंसल्टेंसी यानी जो थर्ड पार्टी पेरोल पे आप कॉन्ट्रैक्टर रखते हो, जिसका TDS आप 194C में 1% या 2% डिडक्ट करते हो, वो सब पे भी लाइबिलिटी आएगी। तो आप क्या सोचोगे, यार मेरे तो कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, सब 21,000 के ऊपर है, तो मुझे आकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके जो अदर हेड्स है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ने, ये सब हेड्स पे भी वो लोग है ना लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। बट ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे ड्यूज कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गायत्री, कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है कि कोई भी जगह पर, फॉर एग्जांपल आप एस्टेब्लिशमेंट चला रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल कुछ इलेक्ट्रिसिटी काम आ गया, तो आपने कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, पास का जो नियर बाई इलेक्ट्रिशियन शॉप होगा वहाँ से आपने बुलाया, ठीक है, वो इलेक्ट्रिशियन आया और उसने रिपेयर किया। अब वो जो बिल आपको देगा उसमें मटीरियल प्लस लेबर का बिल देगा कि भाई इतना मटीरियल है और इतना मेरा लेबर चार्जेस रहेगा। अब वो आपकी प्रीमाइसिस में आया, अगर उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग के उसकी डेथ हो जाती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती? डेफिनेटली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आप हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऐसे सब हेड्स होते हैं जहाँ पर एक्सपेंस हुआ है, कोई भी टाइप का लेबर वर्क हो जाता है, तो उस पर ESIC लाइबिलिटी क्रिएट कर सकता है। अच्छा, अभी मेरा आखिरी सवाल है जय, कि सोशल सिक्योरिटी कोड में ESIC का चैप्टर इम्प्लीमेंट हो चुका है?
सोशल सिक्योरिटी में चैप्टर में 21 जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट भी था जो वेज कोड के ऊपर था, और ये जो है सोशल सिक्योरिटी कोड्स के अंदर वो भी 21 नवंबर 2025 से इम्प्लीमेंट हो गया है। तो यहाँ पर मैं हमेशा एक बात बताना चाहूँगा कि ये इम्प्लीमेंट हो गया है तो स्टार्ट डूइंग द कंप्लायंसेस जो लास्ट पॉडकास्ट में था। और मैंने अभी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज मैंने भी देखी हुई है कि जहाँ पर है ना आज भी उन्होंने ESIC नहीं लिया हुआ है, जैसे कि IT है, NBFC सेक्टर है, वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमको एक्ट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारे सभी एम्प्लॉयज़ है ना वो 21,000 एंड अबोव पे ही जा रहा है, तो हमें एक्ट एप्लीकेबल नहीं। आपका जो वेज कोड है और दूसरा है अपना सोशल सिक्योरिटी कोड है। सोशल सिक्योरिटी में सेक्शन 1 के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको चैप्टर 3 एंड 4 का डेफिनेशन दिया गया है, एप्लीकेबिलिटीज दी गई है, प्लस उसका फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में भी आप अगर देखोगे तो ESIC का दिया गया है 10 और मोर पर्सन, 10 या 10 से ज़्यादा आदमी है तो आपको एक्ट एप्लीकेबल है। सेकेंड थिंग आपको ले लेना चाहिए, ये प्री के अंदर ही ले लो जिससे बैकडेटेड लाइबिलिटी नहीं जाएगी। आपके नई एम्प्लॉय है तो आप नील रिटर्न फाइल कर दो, एवरी मंथ आप नील रिटर्न फाइल करके जो भी रिस्पेक्टिव ऑफिस रहेगा वहाँ पर आप सबमिट करवा दीजिए वो नील रिटर्न दैट नन ऑफ आवर एम्प्लॉय इज बिलो 21,000 जो अभी लिमिट है, ठीक है। उस हिसाब से आप नील रिटर्न वहाँ पर सबमिट करवा दो। आपको फ्यूचर पे भी कभी कोई लाइबिलिटी आएगी, कोई भी शोकोज नोटिस क्या आएगी तो एटलीस्ट आप ये लेटर दिखा सकते हो कि हम लोग ने ऑलरेडी सबमिट किया है, तो फिर आप कैसे दे रहे हो हम लोग को। करेक्ट, थैंक यू जय। आज के हमारे इस एपिसोड का टेक अवे ये था कि PF और ESIC जो भी स्कीम लाती है उन्हें अगर हम सही तरीके से समझे और सही तरीके से अप्लाई करें तो ऑफ कोर्स इसका सही तरीके का जो बेनिफिट होता है वो हमें ज़रूर मिलता है। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी चलाते हैं जहां पर लेबर लॉ से रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं। अगर आप ये नॉलेज पाने में इंटरेस्टेड है तो हमारी कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए जय और गायत्री आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लायंस की बात जय और गायत्री के साथ। थैंक यू, स्टे कंप्लायंट, स्टे इन्फॉर्म्ड।